गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट 2 क्लासेस में अपन ने सातवाहन डायनेस्टी के बारे में देखा था और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और उनके राजाओं की क्रोनोलॉजी देखी और उसमें उन्होंने कैसा काम किया वगैरह वगैरह ये सब देखा अपन ने। तो एक बार फटाफट उसका रिव्यू कर लेते हैं कितना हो गया है। और आज लास्ट क्लासेस सातवाहन डायनेस्टी का आज कंप्लीट हो जाएगी। तो डिटेल में जो है इसको टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है। कोशिश करें यहाँ से ज़्यादा उठाने की। ये जो सीरीज़ चला जा रही है सभी एग्ज़ामों के लिए सफिशिएंट है, चाहे आप यूपीएससी दें, एमपीपीएससी दें, रेलवे दें, एसएससी सीजीएल दें, कुछ भी दें, व्यापम दे या कोई भी एग्ज़ाम जो होती है उन सभी में हिस्ट्री का पूरा कंटेंट जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस में भी जो, क्योंकि सारी चीज़ें टॉपिक वाइज बनी हुई है तो इसको आपने मेंस राइटिंग में भी आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकते हैं। तो अब देखते हैं सातवाहन डायनेस्टी की 2 क्लासेस हो चुकी है, आखिरी क्लास है। तो मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ आपको क्या क्या हो गया है। ये सब चीज़ें हो गई थी सातवाहन डायनेस्टी में। सबसे पहले जो है सातवाहनों का ये एरिया अपन ने देखा था कि जनरली जो सेंट्रल इंडिया वाला एरिया है, उज्जैन, अमरावती, है ना, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये पूरा जो एरिया था ये पूरा सातवाहनों का था। सातवाहनों के अपन ने बेस लाइन देखी, फिर सातवाहन राजाओं की क्रोनोलॉजी देखी। टोटल जो है 30 राजा हुए हैं सातवाहन डायनेस्टी में और इनका राज्य बहुत लंबे सालों तक चला है, कहीं 2-3 शताब्दी 200-300 साल तक चला है। तो जो मेन राजा हैं उन 30 में से वो केवल 8 राजा हैं। 8 तो क्या, मेन तो एक ही राजा है जिसका नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। बाकी सारे राजा जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है उनको अपन ने सबको डिस्कस किया है। तो क्रोनोलॉजिकली आप देखेंगे, सबसे पहला राजा सिमुक कृष्णा, फिर आए सतकर्णी फर्स्ट, फिर सतकर्णी सेकेंड, फिर है हाला, गौतमीपुत्र सतकर्णी, और ये हैं अपने राजा वशिष्ठपुत्र पुलुमाई, और फिर है ये साई सतकर्णी। ये सारे राजाओं की क्रोनोलॉजी होने के बाद फिर जो है अपन ने देखा था कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। तो पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज बना रखे हैं तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और चीज़ें समझने में भी इजी रहेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में अपन ने देख लिया था, सातवाहन डायनेस्टी का पूरा पॉइंट वाइज बने हुए थे सारा। तो मैंने आपको ये सारा डिस्कस कर दिया था। एक बार अगर नहीं देखा हो वीडियो तो पुराना वीडियो जाके देख लें तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो 13-14 पॉइंट है जिसमें अपन ने सातवाहनों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखा था। फिर उसके बाद अपन ने सातवाहनों के आर्ट और आर्किटेक्चर को देखा। आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या क्या आते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेनली 3 प्रकार की चीज़ें इन्होंने बनाई हैं आर्ट में, जो शिला मिली है या जो महल होते थे या जो घर बनाने आर्किटेक्चर का जो काम होता था। मेनली 3 प्रकार की आकृतियाँ ये लोग बनाते थे। तीनों आकृतियाँ कौन कौन सी थी? एक तो चैत्यास थी, चैत्यास जिसको आज का यूँ समझ लीजिए मंदिर जहाँ पे बैठ के पूजा वगैरह का काम होता था। एक होते थे विहार, है ना, ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था, जहाँ पर वो लोग रहते थे भिक्षु लोग, उसको विहार बोलते थे। तो और एक तीसरी जो आकृति मिली है वो है मिले हैं स्तूप। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की आकृतियाँ आर्ट और आर्किटेक्चर में सातवाहन डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी और इसको अपन ने देख लिया है डिटेल में कि आर्ट और आर्किटेक्चर में। तो टोटल जो है इसमें मैंने 6 पॉइंट डिस्कस किए थे आर्ट और आर्किटेक्चर में, इसको आप देख लें। फिर उसके बाद अपन इकोनॉमिक ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, इनकी इकोनॉमिक सिस्टम पे आए थे। तो इकोनॉमी में क्या होता है, मेनली व्यापार होता है। व्यापार में जनरली क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो सामानों का व्यापार होता है, दूसरा होता है कॉइन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों का आदान प्रदान करने के लिए जो सिक्के या पैसों का यूज़ होता है, प्रयोग, कॉइन्स, उनको उनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही अपना जो है ओवरसीज ट्रेडिंग क्या होती थी, है ना, समुद्र के थ्रू जो व्यापार होता था उनमें क्या क्या चीज़ें आती थी जाती थी, कौन कौन सी चीज़ें इनके प्रमुख थी जो इनके लिए ज़रूरी थी। तो इकोनॉमी ऑफ सातवाहन में अपन क्या करेंगे, इन सारी सातवाहन के कॉइन्स 7-8 पॉइंट में मैंने इसके कॉइन्स को डिस्कस किया है। कितने प्रकार के कॉइन्स थे, उन कॉइन्स पे क्या क्या लिखा हुआ है, कौन से राजा ने कौन से कॉइन्स किस धातु के कॉइन्स या किस मेटल के कॉइन्स चलाए थे। ठीक है। और उन कॉइन्स पे भी अलग अलग आकृतियाँ बनी हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें समझने में आई है कि वो क्या क्या थे। तो सातवाहनों के कॉइन्स देखें अपन ने डिटेल में। फिर उसके बाद ये वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और टोटल मिला के मैंने 22 पॉइंटों को डिस्कस किया था जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। टोटल 22 पॉइंट जो है मैंने समराइज़ किए थे। इसमें कॉइन्स भी है, इसमें एग्रीकल्चर भी है, इसमें ट्रेड भी है, इसमें रास्ते भी है, इसमें ओवरसीज ट्रेडिंग भी है, इसमें मेटल्स का व्यापार भी है, खेती और खनन में जो प्रयोग होने वाली मेटल्स है उसके बारे में भी सारी जानकारी मिली है। फिर अलग अलग व्यवसाय के बारे में जो जो लोग करते थे उन सब के बारे में भी यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिली है। और यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता था, यहाँ से क्या इम्पोर्ट होता था, ये सारा जो है डिस्कस अपन ने किया है। क्लियर है। तो इकोनॉमिक में मैंने 22 पॉइंट डिस्कस किए थे सातवाहन डायनेस्टी के लिए, टोटल 22 पॉइंट। फिर देखा अपन ने एग्रीकल्चर और मटेरियल। तो एग्रीकल्चर के बारे में अपन और देखा। तो एग्रीकल्चर कितने प्रकार की होती थी, भूमि को जो है
5 प्रकार के भागों में बांटा गया था, 5 प्रकार की भूमियाँ होती थी, फिर उनका क्या प्रयोग होता था अलग अलग प्रकार से, फिर किस प्रकार की खेती की जाती थी, कौन सी फसलें उगाई जाती थी, किस क्षेत्र में कौन सी फसल इंपॉर्टेंट होती थी, और किसका व्यापार होता था, ये सारी चीज़ें जो है अपन ने इस वाले पोर्शन में देख ली थी। फिर अब जो पढ़ते हैं वो सातवाहन मटेरियल्स पढ़ते हैं। ये लास्ट क्लास में थोड़ा सा हुआ था, इसको मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब मटेरियल से रिलेटेड मतलब जो धातुएं या जो पदार्थ यूज़ किए जाते थे जनरली सातवाहन डायनेस्टी के समय, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि एक तो कॉइन्स सिक्के वगैरह बनाने में काम आती थी, जो कि व्यापार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते थे। और दूसरा ये मेटल्स पे जो है उस समय के जो सिक्के होते थे उस पर आकृतियाँ बनी हुई होती थी राजाओं की, राजा अपने बारे में लिखता था, तो जहाज बने हुए होते थे, उस पर मछली बनी हुई होती थी, उससे पता चलता है कि ओवरसीज ट्रेडिंग करते थे। तो सिक्के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और सिक्कों से ही रिलेटेड जो है, तो सिक्के बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो मेटल्स होती है, मटेरियल यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएगी। इसके अलावा जो लोहा होता है, लोहे से खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, रोड बनाने के लिए लोहा पेड़ों को काटने, रास्ता बनाने, साफ़ करने, और भी अन्य प्रकार से लोहे का प्रयोग कर करके जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है, जो इन्होंने किया था। और वही सारी चीज़ें जो अपन ने प्रीवियस क्लास में देखी थी, कुछ एडिशनल चीज़ें इनको और देख लेते हैं जिसमें मटेरियल कल्चर का आएगा। जनरली क्या था, जो सातवाहनों का जो एरिया था वो था डेक्कन प्लेट्यू वाला। डेक्कन प्लेट्यू मतलब जो दक्षिण के पठार महाराष्ट्र वाला जो एरिया आता है, वेस्टर्न घाट वाला। तो अब वेस्टर्न घाट वाला जो क्षेत्र होता है ना, और डेक्कन वाला जो क्षेत्र है, तो उन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वो क्या मिनरल रिच होते हैं। मिनरल रिच मतलब जो चट्टानों में जो बहुत सारे मिनरल्स मिलते थे, उसका प्रयोग करना इन्होंने सीख लिया था कि कैसे मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। वही है सब। द मटेरियल कल्चर ऑफ द डेक्कन अंडर द सातवाहन वॉज ए फ्यूजन ऑफ द लोकल एलिमेंट एंड द नॉर्थ इंग्रेडिएंट, वही सब लिखा हुआ है। द पीपल ऑफ द डेक्कन वेयरली फेयरली इक्विटेड विद द यूज़ ऑफ आयरन इन एग्रीकल्चर, आयरन और एग्रीकल्चर की यूज़ के बारे में लिखा हुआ है। दे एक्सप्लोर्ड द रिच मिनरल्स रिसोर्सेज फ्रॉम द डेक्कन, उन्होंने जो रिच मिनरल्स होते थे, जो प्रचुर मात्रा में मिलते थे, उसका इन्होंने जो है इन्होंने एक्सप्लोइटेड मतलब उसको निकालना सीख लिया था। जैसे कि आयरन और है ना, लोह अयस्क जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, हर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह, तो ये Fe2O3, Fe2SO4, तो आयरन फ्रॉम द और ये सब चीज़ें कहाँ से निकाली जाती थी। जो आयरन और है, जो सोने का तत्व है या सोने के अयस्क हैं, ये फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड, Fe2O3, ये सब निकाले जाते थे करीमनगर से और वारंगल से। और जो सोना निकाला जाता था वो निकाला जाता था कोलार खदानों से, ठीक है ना। तो ये खदानें इनको मिल चुकी थी और वहाँ से ये मटेरियल निकालना भी सीख गए थे कैसे निकाला जाता है। दे मोस्टली इशूड कॉइन्स ऑफ लेड, इन्होंने लेड के कॉइन्स जनरली चलाए थे, विच इज़ फाउंडेड ऑन द डेक्कन एंड आल्सो फाउंड ऑन कॉपर और ब्रॉन्ज। इसके साथ इन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज कांस्य के भी जो है सिक्के चलाए, ऐसा मिले हैं ये सिक्के इन राजाओं से छपे हुए। द पेडी ट्रांसप्लांटेशन वॉज एन आर्ट वेल नोन टू द सातवाहन एंड द एरिया बिटवीन द कृष्णा एंड गोदावरी इज द माउथ ऑफ द 2 रिवर फाउंड बाय द राइस बॉल, ठीक है ना। और इनके समय जो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र, वहाँ पे बहुत पानी आता है, वो नदियों में पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो नदियाँ मिट्टी बहा के लाती है वो हर साल बदलती है, जिसके कारण उनकी उपजाऊता जो है, फर्टिलाइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें होता है, और उनमें पानी की प्रचुरता भी बहुत होती है। इस वजह से वो राइस, चावल जैसी फसलों को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त हो जाती है। इसलिए जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का जो एरिया है उसको राइस बॉल, है ना, चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता था इनके समय, सातवाहनों के समय। तो ये जो सारे मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें जो है अपन ने देखी। अब देखेंगे इसमें सोसाइटी, रिलीजियंस एंड लैंग्वेज ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। सोसाइटी कैसी थी, क्या थी, उसके बाद वहाँ का भगवान, रिलीजियस भगवानों की क्या प्रथा थी, किस प्रकार का कल्चर फॉलो करते थे ये लोग, और फिर जो आखिरी में है लैंग्वेज, किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की प्रयोग करते थे, ये सब चीज़ें देखेंगे अपन। फिर एक लिटरेचर रहेगा, लिटरेचर को देखेंगे, और फाइनली सातवाहनों का ख़त्म करेंगे अपन। तो सोसाइटी के बारे में देखते हैं कि सोसाइटी कैसी थी इनकी। तो टोटल मैंने पॉइंट वाइज बना दिए हैं, तो पॉइंट वाइज से याद करना आसान होता था किस प्रकार की सोसाइटी होती थी। पॉइंट वाइज पॉइंट फटाफट पढ़ लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी इसके पहले भी डिस्कस करा चुका हूँ, पर यहाँ जब टॉपिक ही आया है तो उसको एक बार देख लेते हैं। मेजर गिल्ड्स, गिल्ड्स का मतलब होता है संघ, ग्रुप, समझ में आ रही बात। जैसे अपने यहाँ होते हैं ना व्यापारिक संघ, व्यापारिक संघ हो गए, जैसे आप समझ लेंगे बैंकों का एक संघ होता है, जैसे मध्य प्रदेश ग्रामीण सहकारी बैंक, तो ऐसे बहुत सारे संघ बन जाते हैं जो बैंकिंग सेक्टर के लिए, जैसे अलग अलग संघ बन गया। जो मंडी में लोग काम करते हैं उनके लिए एक व्यापारिक संघ अलग बन गया, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग काम करने वाले लोगों के लिए एक संघ बनते जाते थे, उसको बोला जाता था गिल्ड,
और यही जो संघ सबसे बड़ा हो जाता है तो उसमें कुछ लोग होते हैं वही उसका मेंटेनेंस देखते हैं। ये इनके यहाँ भी चल रहा है सब। 18 टाइप ऑफ द गिल्ड्स वर्ड मेंशन इन द लिटरेचर। 8 प्रकार के संघ, 18 प्रकार के जो है संघ बन गए थे इनके समय अलग अलग चीज़ों के लिए। गिल्ड बिकम एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, जो संघ बन गई है बहुत ज़्यादा इकोनॉमी, क्योंकि जो संघ का जो मतलब हेडक्वार्टर होता था वो वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती थी। जैसे व्यापार का एक संघ बन गया तो मान लीजिए फूलों के व्यापार का एक संघ बन गया तो वहाँ पे फूल कितने आ रहे जा रहे कहाँ जा रहा है उसका भाव क्या रखना है सब मेंटेन रहता था। मान लीजिए जो सोना चांदी और ज्वेलर्स जो होते हैं उनका एक संघ बन गया तो सराफा वाला एक संघ बना दिया उसको, तो वो जो ज्वेलर्स है वो सारे आपस में एक भाव डिसाइड करते थे और उसी को मैनेज करते थे और ताकि भाव अलग अलग जगह अलग अलग ना हो। तो इसलिए ये जो संघ होते थे 18 अलग अलग क्षेत्रों के, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए थे इकोनॉमी में। The guilds implemented and defined the rule of work and controlled the quality of the finished product and its price to safeguard for the both artisan and the customers। ये वही है, गिल्ड का काम क्या रहता था, एक तो डिफाइंड रूल, कार्य करने का जो रूल है कि भैया इस प्रकार का माल इस जो है इस प्रकार से बेचा जाएगा और वो यहाँ बेचा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि फूल को जो है आप सराफे में जाके सोने चांदी की दुकान पे बेच रहे हैं, नहीं, फूलों की मंडी अलग है, वहाँ का प्रोसीजर अलग है, वहाँ पर्ची अलग कटेगी, वहाँ पर ट्रकें अलग लगेगी। जो है अगर आपको सोना लेना है तो सराफा में जाओ, वहाँ पे फूल नहीं मिलेंगे, सराफा में फिर आपको अलग अलग प्रकार के दुकानें हैं, उसमें भी अलग अलग क्या प्रोसीजर है, क्या रेट है। जो क्वालिटी है माल की वो लोग डिसाइड करते थे कि किस क्वालिटी का माल कहाँ पे मिलेगा और उसका प्राइस क्या होगा। ये सारा काम था इस संघ को मेंटेन करने वालों का, एक सब काम था। होते ना अपने अध्यक्ष, फुल कमेटी अध्यक्ष, सराफा कमेटी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ये सब चलते रहते हैं। अभी भी जो आपने देखे होंगे बहुत सारे ये सब बने हुए। फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस ऑफ द सेफगार्ड, है ना, और ये सब चीज़ें लिखी हुई। द डिस्प्यूट ऑफ द गिल्ड मेंबर्स फॉर डिसऑर्डर टू द गिल्ड। अगर मान लो इनके जो गिल्ड होते हैं, संघ के जो सदस्य होते हैं, उनके बीच में कुछ वाद विवाद हो जाता है, कुछ लड़ाई हो जाती है, तो उनके लिए कोर्ट होती थी जो वाद विवाद को निपटाती थी, है ना। कोई एक आदमी बोल रहा है कि भैया जो है सोने का 1 ग्राम का भाव जो है हम 5,000 रखेंगे और कोई बोल रहा है कि भैया नहीं इसको 6,000 रखेंगे, तो जो विवाद होता है तो फिर उसको निपटाने के लिए कोर्ट वगैरह एक सलाहकार ये होती थी। गिल्ड आल्सो एक्टेड एज, ये जो गिल्ड होते थे बहुत सारे सेक्टर में बन गए थे। जैसे 1-2 मैंने आपको एग्जांपल दिए। बैंकों में भी एक सेक्टर जो एक संघ बन गया था, बैंकों का संघ। फाइनेंशियल लोगों का संघ बन गया था, ट्रस्टियों का संघ हो गया। सच फंक्शंस वर कैरिड आउट बाय द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द मर्चेंट्स नोन एज सेरेस्टीज इन नॉर्थ एंड चेस्टीज इन द साउथ। ये सब चीज़ें हैं। लोन दिए जाने लगा, सोने और बाकी चीज़ों पे लोन देने की प्रथा चालू हो गई, ठीक है ना। प्रमाण मिले हैं ऐसे कि सोना देके, जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर क्या रोना, वही वाली बात है कि सोना देके जो है लोन ले लो आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड थे। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए जो संघ थे ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते थे। ये बोला जाए तो इकोनॉमिक्स वाले में भी कवर किया जा सकता है पॉइंट, और ये सोशल या सोसाइटी वाले में भी कवर किया जा सकता है। ये दोनों ही प्रकार की, सोसाइटी भी इस प्रकार में प्रचलन में थी और ये इकोनॉमिक्स में भी मदद कर रहे थे, इसलिए इकोनॉमिक्स में भी ये पॉइंट आप सारे ऐड कर सकते हो। मनी वॉज लेंड, है ना, और मनी को जो है इंटरेस्ट पे दिया जाता था, किराए ब्याज पे चढ़ाया जाता था। हर साल उसका ब्याज बढ़ाया डिसाइड किया जाता था कितना ब्याज रखना उसका। नासिक के इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड द इंटरेस्ट रेट ऑफ द मनी डिपॉजिटेड। जो आप पैसा जमा करते थे इन बैंकों में, उसके एवज में भी आपको जो है कुछ इंटरेस्ट पे किया जाता था, जिसको ब्याज बोलते हैं। पैसा जमा कराओ ब्याज मिलेगा। ऑल द इंटरनल सिटीज़ एंड द पोर्ट्स वर इंटरकनेक्टेड। जितने भी इंटरनल सिटीज़ थे, छोटे छोटे शहर थे, जितने भी पोर्ट्स थे, उन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। बड़े बड़े जो शहर जो व्यापारिक केंद्र बनकर उभरे, उनको भी जो है कनेक्ट कर दिया गया। किससे? पोर्ट से, समुद्रों से, ताकि समुद्र से जो माल आए वो सीधा बाज़ार में, मेन बाज़ार में आ जाए, और जो मेन बाज़ार से माल चढ़ा के वापस से जो है समंदर में या दूसरे कहीं पर भी। तो रोड और जो समुद्र, ओशियन ट्रेड और जो ट्रांसपोर्टेशन जो रोड से होता है, उन सभी में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। रोड का सिस्टम में बने और नई नई सड़कों के निर्माण और ये सब चीज़ें होती रही। ये सब संभव था लोहे की खोज से। 10वां पॉइंट क्या है? ये 10वां पॉइंट वही है कि जो ओशियन ट्रेड था, है ना, बड़े बड़े शहरों को ट्रेड जो सेंटर बन गए थे उनको जोड़ दिया गया पोर्ट से, समंदर से। तो पूरे देश के जो बड़े बड़े शहर थे, उन बड़े जैसे मान लो बड़ा शहर दिल्ली उस ज़माने में नहीं था, पर अपने यहाँ क्या होता है कि जैसे मुंबई हो गया तो सारा माल मुंबई तक पहुँचता और मुंबई से फिर वो जहाज़ों में चढ़ के जाता है। तो यहाँ भी उस समय भी यही था, जो जहाज़ वाले जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र थे, वहाँ से इजिप्ट ले जाया जाता था सामान, है ना, मिस्र, और वहाँ से जो है माल आता था। इंडिया ट्रेड विद द रोम आल्सो इंक्रीज। रोम के साथ भारत का जो ट्रेड था, जो कि लैंड के थ्रू, ज़मीन के थ्रू भी होता था और पानी के थ्रू भी होता था, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा।
रोम के जो हिस्टोरियन, रोमन इतिहासकार जो है, एक तो है प्लिनी और एक है टॉलमी, इन दोनों ने जो है इस प्रकार की ट्रेडिंग के बारे में अपनी किताबों में लिखा है कि भारत से जो है टेक्सटाइल, कॉटन, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भारत से सप्लाई होती थी, और महंगी में जैसे कुछ भी, और महंगी महंगी चीज़ें जो है जैसे ज्वेल्स हो गए, सोना हो गया, वो इजिप्ट से और वहाँ से भारत की तरफ आता था, एवज में दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे कॉटन वगैरह और ये सब चीज़ें नहीं होती, कपड़ा वगैरह नहीं होता, टेक्सटाइल नहीं होता, तो ये लोग कपड़ा दे के वहाँ से सोने के सिक्के ले आते। तो टॉलमी और इन्होंने लिखा भी है कि यहाँ भारत में, ये लिखा भी है ना कि भारत से क्या क्या जाता था, तो स्पाइसेस, मसाले, सैंडलवुड, चंदन, दूसरी अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ, साल, सागौन, पल्स, मोती, टेक्सटाइल, सी प्रोडक्ट, मेटल, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, एनिमल्स, जानवर वगैरह, इन सबको वहाँ भेजा जाता था। इसके बदले में वहाँ से सोना, हीरे, चांदी लेके आते थे। तो इन्होंने लिखा भी है, इतिहासकारों ने, प्लिनी ने लिखा भी है कि इस प्रकार का व्यापार ऐसा होता था कि भारत से जो है फालतू, मतलब कम इम्पोर्टेंट वाला माल जो है वहाँ जा रहा है, और वहाँ से जो है वहाँ का पूरा सोना और चांदी वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो है प्लिनी ने अपने जो है लिटरेचर में, अपनी किताबों में लिखा है कि ये जो है इस प्रकार का जो ट्रेड था वो एक सीरियस ड्रेन था वहाँ की रोम के वेल्थ के लिए। ये लिखा हुआ है, सीरियस ड्रेन ऑफ द वेल्थ ऑफ द रोम, मतलब जो रोम का जो सोना था, रोम का जो संपत्ति थी, वो सब भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और वहाँ का जो फालतू लोकल माल है वो सब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कंसेप्ट है, जो सारा माल सोना सोना जा रहा है और फालतू चीज़ें आ रही है, तो इसको प्लिनी ने अपनी किताब में भी लिखा है कि ये सब चीज़ें ट्रेड चलती थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे पर रिलीजियस सिस्टम। अब ये हो गया अपना गिल्ट वगैरह, ठीक है ना, मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सोसाइटी एक तो ये हो गई, सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें हो गई, क्या क्या थी। अब उसके बाद है रिलीजियस सिस्टम के बारे में देख लेंगे। एक सोसाइटी में एक चीज़ है जो मैंने पहले भी पढ़ा दी थी सोशल स्टेटस में भी, कि वहाँ की जो सभ्यता थी वो बोला जाए तो मदर वाली थी, मात्र सत्तात्मक जिसको बोलते हैं। तो ऐसा प्रमाण मिला है, और प्रमाण क्या मिला है, इसके प्रमाण ये है कि जो बहुत सारे राजा हुए हैं उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लिखा है। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी है ना, विशिष्ट पुत्र ये पुलवायु, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी माँ का नाम अपने साथ जोड़ा है बजाय अपने पिता के। तो वो जो भी डायनेस्टी होती है जहाँ पे माँ का नाम पिता से ज़्यादा, या महिलाओं की स्थिति पिता से ज़्यादा अच्छी होती है, वो सारी डायनेस्टी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होती है, और वो सारे राजा जो इस प्रकार के काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे थी, इससे पता चलता है कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। एक ये भी है। अब देखेंगे वहाँ का रिलीजियस सिस्टम कैसा था, भगवान वगैरह का वाला कंसेप्ट, पूजा पाठ वगैरह। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो सातवाहन डायनेस्टी थी ये ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करती थी। सारे राजा जो थे वो ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करते थे, और ब्राह्मण कल्चर में इनके समय क्या होता था कि 4 वर्ण होते थे, 4 प्रकार की जो है सेक्ट बनते थे समाज में। पहला होता ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। और ये चारों जो मतलब चार छोटे छोटे समाज हो गए, जातियाँ हो गई। तो जो ब्राह्मण थे वो, जब राजा खुद ब्राह्मण था, और ब्राह्मण कल्चर बहुत ज़्यादा वो था, जिसके कारण क्या हुआ, ब्राह्मणों की स्थिति तो ऊपर हो गई, और बाकी 3 लोगों की जो स्थिति वो सब नीचे हो गई। उससे समाज में जो है अराजकता फैलती है, ठीक है ना, इम्बैलेंसेस होती है। हालांकि जो बड़े बड़े राजा थे इनके, गौतमीपुत्र सतकर्णी हो गए या और भी जो राजा हो गए, इन्होंने सभी धर्मों को बराबर फंडिंग करी है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए इन्होंने पूरे पूरे गाँव दिए हैं। महाराष्ट्र में पूना में जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा, बड़े बड़े जो है इन्होंने उनके लिए गुफा बनाई, उनके रहने के लिए इन्होंने एक अलग मंत्रालय बनाया, जो उन सारे भिक्षुओं, अलग धर्म के जितने भी भिक्षु होते थे उनके रहने के लिए गुफाएं, उनके लिए महल बनाते थे। तो इन लोगों ने फंडिंग तो उनको भी बहुत करी, पर ये खुद जो थे वो ब्राह्मण कल्चर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए ब्राह्मण कल्चर सबसे ज़्यादा फैला। और ब्राह्मण कल्चर में ये है कि हवन है ना, जो रीति रिवाज थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, हवन करवाओ, अनुष्ठान करवाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी ब्राह्मण कल्चर में होती थी, और ये सब लिखा है। तो सातवाहन रूलर्स वर द फॉलोअर ऑफ द ब्राह्मणिज्म, है ना, ये लोग ब्राह्मण को फॉलो करते थे, ब्राह्मणिज्म के कंसेप्ट को। दे परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, या अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे, राजसूरी यज्ञ परफॉर्म करते थे। इंद्र, कुछ प्रमुख भगवान इनके ज़माने के, इंद्र भगवान, सूर्य देवता, चंदा मामा, वसुदेव, कृष्ण, पशुपति और गौरी, ये सारे भगवान उस समय प्रमुख थे।
शिविज़म और वैष्णविज़म भी बहुत ज़्यादा फेमस था लोगों के बीच में, मतलब शिव को मानने वाले और विष्णु को मानने वाले भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है ना। और उनके बहुत अच्छे अच्छे मंदिर भी बनाए गए थे। द ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट पोजीशन, जो ब्राह्मण लोग थे, क्योंकि राजा ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा मानते थे, इसलिए ब्राह्मणों की पोजीशन सबसे ज़्यादा ऊपर थी। तो सातवाहन किंग्स और ब्राह्मण्स बट दे शोड टॉलरेंस टुवर्ड, बाकी वो खुद तो ब्राह्मण थे परंतु उन्होंने दूसरे धर्म के लिए भी जो है बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने जो है डोनेशन दिया बुद्धिस्ट लोगों को और हिंदू दूसरे समाज के लोगों को भी। कंसिक्वेंटली बुद्धिज़्म टू सेपरेट इन दिस पीरियड तो मैनी प्लेसेस, और इन्होंने बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को इसलिए इस समय में बहुत फैला और इन्होंने बहुत सारे स्तूप्स बनवाए, बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने का इन्होंने काम किया। हालांकि ये सब ब्राह्मण लोग थे। तो ये रिलीजियस सिस्टम है सातवाहनों का। अब 8वां पॉइंट, 7वां है कि 8वां है, ये 8वां पॉइंट होगा ये। ऑलमोस्ट ऑल द केव्स ऑफ द साउथ की जितने भी केव्स होती थी वो सारी जो है उनको मतलब ऊपर वाला एरिया तो सब ब्राह्मणों के कब्जे में था। जो राज्य का निचला एरिया था वो सब जो है बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया रहने करने के लिए। तो यही लिखा हुआ है, पूरा का पूरा गांव दे दिया जाता था और उसको मेंटेन करने के लिए कि बौद्ध भिक्षुओं की व्यवस्था होती रहे, उनके खाने पीने की व्यवस्था होती रहे, उनके रहने की व्यवस्था होती रहे, उसके लिए इन्होंने चैत्याज मंदिर बनवाए, विहार बनवाए, स्तूप बनवाए और एक मंत्रालय भी बनवाया। एक मंत्री को बैठाया कि भैया तुम्हारा यही काम है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें देखना। बिंग ए मैट्रिलिनियल मोस्ट ऑफ द किंग, ये वही लिखा हुआ है कि मैट्रिलिनियल मतलब मात्र सत्तात्मक सभ्यता होने के बावजूद जो है यहाँ की जो सभ्यता थी उसमें जैसे सब ने माता का नाम, अपने राजा ने अपने माता का नाम अपने साथ में लिखा। जैसे गौतमी पुत्र, गौतमी महिला का नाम है, उनके पुत्र जो हुआ वो गौतमी पुत्र हुआ, उसका नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी हो गया। फिर दूसरा राजा हुआ वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी का बेटा पुलुमाई, फिर है याग्निका सतकर्णी। ये सारी महिलाओं के नाम हैं जिनके बेटों के नाम उन्हीं के ऊपर रखे गए। इससे पता चलता है कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो मैट्रिलिनियल थी, ठीक है ना, मतलब मात्र सत्तात्मक थी। हालांकि पितृसत्तात्मक का भी कंसेप्ट है ना। तो जो मेल वाला कंसेप्ट है वो भी है यहाँ पे। कुछ राजाओं ने अपनी माँ के साथ नाम रखा है, बाकी बहुत सारे राजाओं ने अपने पिता के साथ नाम रखा है। तो दोनों प्रकार का कंसेप्ट है। हालांकि जिन राजाओं ने अपनी माँ का नाम आगे रखा है वही राजा सबसे ज़्यादा योग्य हुए और उन्हीं के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अपने को याद रखनी, क्योंकि जिन राजाओं ने महिलाओं की स्थिति सुधारी तो समाज अपने आप सुधरता है। जहाँ पर महिलाओं की स्थिति सुधरती है, ये आज भी देखेंगे आप तब भी सही है, ये उस ज़माने में देखते तब भी सही है। तो जो राजा ने महिलाओं की स्थिति सुधारी वो राजा उस ज़माने में भी सफल था और वही नेता आज भी सफल है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सातवाहन वाज प्राकृत। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लैंग्वेज के बारे में भी देखेंगे 2 मिनट। वो प्राकृत थी और जितने भी स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी भाषा में लिखे हुए थे। पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन जो थे वो संस्कृत में लिखे हुए थे। संस्कृत में तो लिखेंगे ही क्योंकि ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करते थे, और ब्राह्मण अगर होंगे तो वो हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, उसमें जो श्लोक बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, और वो श्लोक मंत्र हवन या अनुष्ठान ये सब काय में होते थे। ये सब संस्कृत में दोहे वगैरह होते थे सब। तो ये सब चीज़ें जो भी होगी वो संस्कृत में लिखी जाएगी। नागार्जुन कोंडा और अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में, ये बहुत ज़्यादा जो थे बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्ध जो लोग हैं उनका सेंटर बन गए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका डेवलपमेंट होना चालू हो गया था, क्योंकि साउथ में थे ना, राज्य के साउथ में, ये अपन ने देखा था। बुद्धिज़्म फ्लोरिश्ड इन द नासिक। बुद्धिज़्म जो है नासिक में फैला, जुनार में फैला, जो दक्कन का एरिया था महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और यहाँ से जो है ये एरिया बहुत ज़्यादा क्या था, बड़े बड़े व्यापारियों वाला एरिया था, समुद्र के किनारे वाला एरिया था, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रेड सेंटर बन गए थे। तो बुद्ध लोगों को या बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध धर्म को, उन जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनसे बहुत ज़्यादा फंडिंग मिली और यहाँ पे फैलने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। तो ये जो है सारे 10 पॉइंट है जो रिलीजियस स्ट्रक्चर को जो है अपने सातवाहन डायनेस्टी को बताते हैं। अब अगला देखेंगे लिटरेचर ऑफ, 1 मिनट, लिटरेचर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। तो लिटरेचर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी को देखते हैं, किस प्रकार का लिटरेचर का प्रयोग होता था। सातवाहन ये सब ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, एक बार मैंने टॉपिक वाइज बना दिया था कि आपको और चीज़ें क्लियर हो। सातवाहन रूल्स फॉर द लवर ऑफ लिटरेचर। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे सातवाहन लोग, और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है लिखावट और लिटरेचर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। जो लोग लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, उन लोगों को इन्होंने आश्रय दिया और उनसे वो ज़्यादा चीज़ें लिखवाई। इसीलिए जो है सातवाहन डायनेस्टी महान बनी।
Under their patronage, great progress was made in the field of literature. In this period, the प्राकृत लैंग्वेज एंड द लिटरेचर डेवलप सिग्निफिकेंटली। प्राकृत लैंग्वेज में सारे लिटरेचर जनरली लिखे जाते थे, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था सातवाहन डायनेस्टी में लिटरेचर लिखने में। तो सातवाहन किंग हाला, जो 17वां नंबर का राजा था, 17 जो 17 नंबर का राजा था हाला, वो खुद ही बहुत बड़ा ज्ञानी था और जिसने गाथा सप्तशती नामक किताब भी लिखी थी, ठीक है ना। और वो इतना ज़्यादा लिटरेचर से या लिखने से इतना प्रेम करता था कि उसने अपने मंत्री जो थे वो भी पढ़े लिखे मंत्री बनाए और उन मंत्रियों ने भी बहुत सारी किताबें लिखी। तो वही लिखा हुआ है, जो हाला था वो उसने जो है गाथा सप्तशती की प्राकृत भाषा में लिखी, ठीक है ना। गाथा सप्तशती को प्राकृत भाषा में हाला ने लिखा, जो कि एक सातवाहन किंग था। इसमें 700 श्लोक हैं, ठीक है ना। इस किताब में गाथा सप्तशती में 700 श्लोक है जो प्राकृत भाषा में है। ही आल्सो पैट्रोनस सेवरल स्कॉलर, इसने बहुत सारे अच्छे होशियार स्कॉलर्स को आश्रय भी दिया जो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। वो बिलीव टू, और इसके कोर्ट में रखा उनको, जिनमें एक प्रमुख है गुणादय, जो कि इसका एक मंत्री भी था, पढ़ा लिखा मंत्री था। गुणादय जो था वो ग्रेट स्कॉलर था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और महान था, वो रोड। और इस गुणादय ने, जो इसका मंत्री था, इसने किताब लिखी थी वृत्त कथा। तो वृत्त कथा के लेखक कौन है, तो वो है गुणादय। और गुणादय कौन था, वो एक हाला जो सातवाहन डायनेस्टी का राजा था, उसका एक मंत्री था, ठीक है। वो इसी के राज्य में रहता था। अनादर स्कॉलर, इसके अलावा एक राजा, एक स्कॉलर एक और था जिसका नाम था सर्ववर्मा, ठीक है ना। और इस सर्ववर्मा ने, अनादर स्कॉलर सर्ववर्मा रोट ए ट्रेस्टिस ऑन द संस्कृत ग्रामर, ठीक है ना। तो एक दूसरा राइटर था सर्ववर्मन, ये इसको भी इस हाला ने अपने यहाँ आश्रय दिया था। और इसने क्या किया, ट्रिटीज लिखी थी संस्कृत ग्रामर पर। यह ट्रिटीज का मतलब होता है निबंध, लेख लंबे लंबे। तो संस्कृत ग्रामर पे जो है भाई साहब ने, इसने ग्रामर की किताब लिखता था। ये क्या नाम है इनका, सर्ववर्मा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है लोगों को इसने आश्रय दिया। और ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में जानकारी मिली, ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है इन्होंने और भी आश्रय दिया होगा। तो ये सब चीज़ें लिटरेचर में आती है, कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ, कौन से राजा प्रमुख था और उन्होंने क्या क्या चीज़। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि गाथा सप्तशती, हु वाज द राइटर ऑफ द गाथा सप्तशती, है ना। या गाथा सप्तशती के जो राइटर हैं वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। या कभी आपसे पूछ सकते हैं कि वृत्त कथा का लेखक कौन है ना। या वृत्त कथा का जो राइटर है वो कौन सी डायनेस्टी के राजा के यहाँ काम करता था, या कौन से राजा के यहाँ काम करता था। कुछ भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। फिर जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज अभी अपन ने देखी, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, वही सब लिखा हुआ है, ब्राह्मी भाषा और ये सब। पढ़ लेना, ये वो कि वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज का कंसेप्ट। अब देखते हैं अपना, ये आखिरी स्लाइड है, ठीक है ना। तो सातवाहन डायनेस्टी में टोटल मिलाकर 30 राजा हुए, जो लगभग 300 साल से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने राज किया, 200-300 साल तक मोटा मोटा। इतने लंबे समय तक राज करने के लिए किसी भी राज्य के पास अगर कोई राजा इतना महान होता है, या कोई वंश इतना महान होता है, इसका मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है। यही सारी चीज़ देखी अपन ने। इतने लंबे समय तक राज करने के बाद जो इसके आखिरी वंशज थे, है ना, तो वो जो आखिरी वंशज थे, जो वशिष्ठ पुत्र पुलमाई था, वो यहाँ का साई सतकर्णी जो था, जो साई सतकर्णी जो राजा था, वो वहाँ का 27वां राजा था, जो सबसे योग्य आखिरी राजा था, जो सबसे योग्य था। तो साई सतकर्णी की मृत्यु के बाद जो है, इसके बाद जो 3-4 राजा आए, ठीक है, वो सारे अयोग्य थे और इतना बड़ा साम्राज्य संभाल नहीं पाए, इतना बड़ा ट्रेड व्यापार वो संभाल नहीं पाए, और अयोग्यता के कारण धीरे धीरे जो है आने वाले कुछ सालों में इतना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ये सारी जानकारी लिखी हुई है कि कैसे जो है सातवाहन डायनेस्टी जो किसी ज़माने में पूरे देश में उतना अच्छा व्यापार करती थी, वो ख़त्म हो गई। तो पुलमायु फोर्थ, जो पुलमायु फोर्थ था, ये आखिरी राजा था, ये इस डायनेस्टी का 30वां, है ना, 29 और 30वां। तो 30वां जो राजा था वो था पुलमावी फोर्थ, ये आखिरी राजा था, ये अयोग्य राजा था। इज व्यूड एज द लास्ट रूलर ऑफ द प्राइमरी सातवाहन डायनी, और ये आखिरी राजा था सातवाहन डायनेस्टी का। ही वॉज एडमिनिस्ट्रेटर अंटिल 225 AD, और ये लगभग 225 ईसा से 225 साल बाद गद्दी पर बैठा था। अयोग्य था। जैसे ये इसके मरने के बाद जो था, इसके समय तो आते आते ही वैसे ही पूरा राज्य टूट गया था, कुछ था नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे। और जैसे ये मरा तो जो राज्य है वो छोटे छोटे 5 भागों में टूट गया। जो पूरे भारत पे जो सातवाहन डायनेस्टी का सेंट्रल इंडिया पर जो राज था, वो 5 अलग अलग भाग में टूट गया। जो अर्ली 3rd सेंचुरी है ना, तो सातवाहन वर सक्सीडेड बाय द, अब ये है कि ये जो 5 भाग टूटे हैं, ये कौन कौन से लोग ले गए,
किस राज्य कौन कौन से क्षेत्र में अलग अलग हो गए। तो जो ईस्टर्न रीजन था, जो इनके सातवाहन डायनेस्टी का पूर्वोत्तर वाला पूर्वी क्षेत्र वाला जो भाग था, उनको इक्ष्वाकु वंश के लोगों ने हड़प लिया। जब राज्य टूटा, 5 टुकड़े हुए, तो एक राज्य जो है इन्होंने जीत लिया। दूसरा जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र था वो जीता अभिरास ने। ये कौन है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये सारी डायनेस्टी जो है, छोटी मोटे जो राजा हैं, इनके बारे में अलग से जब मैं पढ़ूंगा इस क्रोनोलॉजिकली, तो ये सब चीज़ें आएगी। ये कौन से वंश में थे, ये कौन था, ये कौन था, फलाना ढिमका, ये सब चीज़ें होगी। तो पूर्व वाला जो है इक्ष्वा को लोगों ने लपेट दिया। वेस्ट वाला जो पश्चिम वाला क्षेत्र जो था वो अभिरास ने लपेट दिया। जो साउथ वाला जो एरिया था वो चितूस नामक जो है वंश के लोगों ने लपेट दिया। और कुछ जो है वो नॉर्थ वाला जो एरिया है वो उनके जो सातवाहनों के जो बाकी जो लोग बच गए थे उनके पास रह गया। इस प्रकार से जो है टोटल राज्य जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। सातवाहन कम्पीटेड विद द सुंगा। इसके अलावा जो सातवाहन जो थे वो सुंग लोगों से भी लड़ रहे थे, कानवा डायनेस्टी के लोगों से भी लड़ रहे थे मगध के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, आखिरी में आते आते ये सब चीज़ें सब लोगों से लड़े। सातवाहन स्ट्रगल विद द वेस्टर्न क्षत्रापास ऑफ द कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। ये लोग इनसे भी लड़े और बहुत सारे जो है राजाओं के साथ लड़ते लड़ते अयोग्य शासक और अयोग्य वंशज होने के कारण सन 225 AD में सातवाहन डायनेस्टी का अंत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सातवाहन डायनेस्टी ख़त्म होती है। सातवाहन डायनेस्टी को पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक तो इनके राजाओं ने बहुत अच्छे काम कराए हैं, इंस्क्रिप्शन बहुत करवाए हैं, स्तूप्स बनवाए हैं, लिटरेचर बहुत ज़्यादा इनका डेवलप था, एडमिनिस्ट्रेशन कमाल का था, ट्रेड व्यापार एकदम एक नंबर था। ठीक है, सिक्कों पर जो है अपने राजाओं की छपाई, समुद्री व्यापार, दुनिया भर से जो है ट्रेडिंग होती थी। इसने लेवल का और अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ने को प्रोत्साहित करते थे। माता का नाम जोड़ने वाले राजा थे, जो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो था, इतने लंबे समय तक राज करने के बाद समय के साथ सब चीज़ें ख़त्म होती है। तो ये स्पीड जो है डायनेस्टी 200-300 साल से भी ज़्यादा काम करने के बाद अंततः ख़त्म हुई। ठीक है, तो यहाँ जो है सातवाहन डायनेस्टी को अपन ख़त्म करते हैं। मोस्टली मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है, सारा टॉपिक्स को कवर किया है, सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया है। इसके बाद अपन आगे की क्लास में देखते हैं। तो कोशिश करें चीज़ों को यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की। ठीक है, ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें इसको, चैनल को। और अगर मेरे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देखें, उनसे नोट्स बनाएं कंटेंटफुल। ठीक है, और तैयारी करें। ठीक है।